हाय फ्रेंड्स, मैं रोहिताश कुमार BHR शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में, जबकि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश 1320 ईस्वी में किस प्रकार से समाप्त होता है और 1320 ईस्वी में किस प्रकार से तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है। तो तुगलक वंश का जो काल रहता है वो रहता है 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी या 1414 ईस्वी। 1398 और 14 ईस्वी दो डेटें मिलती हैं, क्योंकि जो अंतिम शासक होते हैं इनके वो आपको अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करते हैं। तो इस प्रकार से दो डेटों को आप याद रख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं संस्थापक के बारे में। इसका संस्थापक कौन होता है? तो संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक, जो गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, जो आपके टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से खिलजी वंश से तुगलक वंश में परिवर्तित हो जाता है। जो गाजी मलिक था यह दीपालपुर का उस समय सूबेदार हुआ करता था, गवर्नर था दीपालपुर का। और जो दीपालपुर अभी पाकिस्तान में पड़ता है, उस समय जो खुसरो मलिक था वो खिलजी वंश का अंतिम शासक था और हिंदू से परिवर्तित वह एक मुसलमान था। जबकि सारे सूबेदार इस सुल्तान को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ये गाजी मलिक अकेला कट्टर मुसलमान होता है, यह स्वीकार नहीं करता है खुसरो खां को। कहता है इस्लाम खतरे में है और इस प्रकार से खुसरो खां को हटाने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है। जबकि जोना खां उस समय दिल्ली में होता है, सुल्तान के पास उच्च पद पर होता है, एक उच्च अधिकारी होता है। वह भी वहाँ से अपने सहयोगियों के साथ षड्यंत्र रचने के लिए चला जाता है अपने पिता के पास दीपालपुर। वहाँ से पिता और पुत्र गाजी मलिक और जोना खां दोनों षड्यंत्र रचते हैं और दिल्ली पर आक्रमण करते हैं। जबकि ये अन्य सूबेदारों से भी सहायता मांगते हैं, लेकिन अन्य सूबेदार इनकी सहायता नहीं करते। जबकि ये सेना लेकर के चल देता है दिल्ली की ओर और आक्रमण करके हरा देता है किसको? खुसरो खां को, और पकड़कर हत्या कर देता है। इस प्रकार से दिल्ली में स्थापना कर देता है तुगलक वंश की और गद्दी पर बैठता है गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। तो खिलजी वंश किस प्रकार से तुगलक वंश में परिवर्तित हो जाता है, किस प्रकार से शासन चल रहा था खिलजी वंश का, और इधर आ जाता है तुगलक वंश। तो इस प्रकार से स्थापना हो जाती है 1320 ईस्वी में दिल्ली में। मुल्तान मस्जिद से एक अभिलेख मिला है जिसमें मलिक उल गाजी की उपाधि के बारे में, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पता चलता है। 29 बार उसके समय में आक्रमण हुए थे मंगोलों के, जो उसने नाकाम कर दिए थे। अब बात करते हैं मंगोल आक्रमण कहाँ से करते थे? उत्तरी पश्चिमी सीमा से। तो आक्रमण कितने बार हुए? 29 बार, जो उसने नाकाम किए थे। गयासुद्दीन तुगलक एक तुर्क मुसलमान था, जबकि माता जो इसकी थी वो जाट थी। ये एक पॉइंट बन जाता है। गयासुद्दीन तुगलक के मुख्य कार्य। अब 1320 ईस्वी में यह सुल्तान तो बन ही जाता है तुगलक वंश का, और तुगलक वंश की स्थापना भी कर देता है। तो अब जब सुल्तान बना है तो कुछ कार्य तो करेगा, ऐसे तो बैठा गया नहीं। मान लीजिए आज प्रधानमंत्री कोई बन जाता है तो कुछ न कुछ तो कार्य करेगा। जनता क्या देखती है? कार्यों को। तो क्या क्या कार्य किए वो हम यहाँ देखते हैं। इसने कार्य किए, इसने अलाउद्दीन की सैन्य व्यवस्था को लागू रखा, लेकिन खालसा भूमि को अमीरों में बांट दिया। इसने क्या किया? जो अलाउद्दीन ने दान पेंशन में दी गई भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया था, मतलब सरकारी भूमि बना दिया था उसको। तो इसने खालसा भूमि को तो अमीरों में बांट दिया था, लेकिन अलाउद्दीन की जो सैन्य व्यवस्था थी, जिस प्रकार से सेना थी, इसने उसको ज्यों का त्यों रखा, कोई परिवर्तन नहीं किया। इसी प्रकार से समझ लीजिए आज के समय में आते ही जो सरकारें बदलती हैं, वो सरकारें कुछ न कुछ पुराने नियमों में फेरबदल करती हैं और कुछ नियमों को लगातार कर देती हैं। इसी प्रकार से गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन की जो प्रणाली थी, सैन्य प्रणाली, उसको ज्यों का त्यों रखा, जबकि खालसा भूमि को उसने अमीरों में बांट दिया। दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नगर बसाया, उसी नगर में दुर्ग का निर्माण कराया, जिसे 56 कोट भी कहते हैं। आज आप देखते होंगे दिल्ली में तुगलकाबाद नाम की एक जगह है। तो तुगलकाबाद जो नगर बसाया था, वो नगर बसाया था किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने, लेकिन उसमें एक दुर्ग का निर्माण कराया था जिसे 56 कोट के नाम से जाना जाता है। इसने आर्थिक सुधार किए। अब आपके माइंड में आता होगा कि एक जो आज के वर्तमान समय में बजट पेश होता है, तो बजट इसने किस प्रकार से पेश किया? तो आर्थिक सुधार किस प्रकार से करता है? बर्नी के अनुसार उसने रस्म मियान नीति अपनाई। ये रस्म मियान नीति क्या थी? क्योंकि अलाउद्दीन की
हिंदुओं के प्रति या फिर सभी के प्रति एक कठोर नीतियाँ थी, बहुत ज़्यादा कठोर नीतियाँ अपनाता था अलाउद्दीन। तो इसने क्या किया, रस्मे म्यान की नीति अपनाई, ना तो ज़्यादा मतलब कठोर थी और ना ही ज़्यादा नरम थी, फ्लेक्सिबल। इसने लचीली नीति अपनाई जिसको ना सख्ती और ना नरमी की नीति थी, मतलब सख्ती और नरमी की नीति अपनाई, मतलब फ्लेक्सिबल, जहाँ जिस प्रकार की ज़रूरत है उस प्रकार से कार्य लेता था। उसने लगान के रूप में 1/11 से 1/10 भाग लेने का आदेश दे दिया, जबकि अलाउद्दीन खिलजी के समय में 1/2 लिया जाता था। तो उसने क्या कर दिया, 1/11 से 1/10 लेने का आदेश जारी कर दिया। सिंचाई के लिए उसने कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। उसने सिंचाई, जब खेती कर वहाँ से लेगा तो कुछ न कुछ सिंचाई होनी चाहिए, तो उपज बढ़ेगी, तो उसने कुएं और नहरों का निर्माण कराना शुरू कर दिया, जिससे मतलब उपज बढ़ेगी और उसका राजस्व भी बढ़ जाएगा। और वह प्रथम शासक भी था जिसने सिंचाई के लिए नहर और कुओं का निर्माण करवाया था तुगलक वंश में। सैन्य अभियान की बात करें तो इसने कुछ, अब सैन्य अभियान भी तो करेगा, मान लीजिए उसने कुछ नियम उसी प्रकार से रखे, कुछ आर्थिक सुधार किए। अब यहाँ आता है सैन्य अभियान। सैन्य अभियान क्या क्या किए तो उन्हें देख लेते हैं। उसने वारंगल पर आक्रमण किया। वारंगल पर क्या था, क्योंकि अलाउद्दीन की, जब अलाउद्दीन था उस समय वारंगल को उन्होंने जीत लिया था और रुद्र प्रताप देव को अपने अधीन कर लिया था। जैसे ही हमने पिछले वीडियो में बताया है, वहाँ से आप देख सकते हैं वारंगल की क्या स्थिति थी उस समय अलाउद्दीन के समय में। लेकिन अब अलाउद्दीन की जब मृत्यु हो जाती है तो जो रुद्र प्रताप देव होते हैं वो सारा कर देने से मना कर देते हैं। रुद्र प्रताप देव ने कर देना भी बंद कर दिया। अलाउद्दीन अब क्या है, ख़त्म हुआ, कहानी ख़त्म हुई, नया शासक आया, देखते हैं ये लेता है या नहीं लेता। तो उसने क्या किया, कर देना बंद कर दिया। तभी जौना खां, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है, जौना खां के अधीन गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया 1321 ईस्वी में, जाइए और वारंगल पर आक्रमण कीजिए, वहाँ के राजा को सबक सिखाइए, क्योंकि उसने जो पहले जो अलाउद्दीन को कर देता था वो कर हमें नहीं दे रहा है। तो एक कच्चा किलेबंदी होती थी, एक कच्चा किला था, उसके चारों तरफ घेराबंदी कर देते थे। पहले क्या था, क्योंकि किले हुआ करते थे तो किले पे आक्रमण करना बहुत कठिन हो जाता था। पहले आक्रमण करोगे तो किले से लोग आपको डिफीट कर देंगे, तो क्या किया जाता था, पहले घेराबंदी करते थे किलों की, जिससे खाना पीना बंद हो जाता था। जब राशन पानी 4-6 महीने 1 साल तक बचेगा, लेकिन जब कुछ नहीं रहेगा तो लोग बाहर निकलेंगे और अटैक करते थे और हरा देते थे। इस प्रकार से युद्ध की नीति हुआ करती थी, इस प्रकार से युद्ध लड़े जाते थे। तो वो कच्चा जो किला था, उस कच्चे किले की घेराबंदी करता है। कहा जाता है कि महामारी फैल जाती है सेना में उस समय, और सेना वापस दिल्ली के लिए हो जाती है और कोई सफलता नहीं मिलती। 1321 ईस्वी में असफल प्रयास हो जाता है, लेकिन 1323 ईस्वी में दूसरी सेना लेकर के भेजता है। दूसरी सेना भेजता है किसके अधीन, जौना खां के अधीन। 1323 ईस्वी में इसमें क्या होता है, जौना खां दूसरी सेना लेकर के भेज देता है। और इस वाले अभियान में जो रुद्र प्रताप देव होते हैं वो अपने परिवार एवं सरदारों के साथ में समर्पण कर देते हैं और इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और यहाँ पर आकर के 1323 ईस्वी में जो काकतीय वंश के रुद्र प्रताप देव थे, उनके वंश का भी अंत हो जाता है। काकतीय वंश का यहीं से अंत हो जाता है और वारंगल का नाम जौना खां बदल करके सुल्तानपुर रख देता है। तो ये एक देख लीजिए काकतीय वंश का अंत कब होता है और 1323 ईस्वी में, और क्या क्या कंडीशंस हैं, कब किस प्रकार से होता है। इस प्रकार से ये थोड़ा एक आध क्वेश्चन बन जाएगा, तो यहाँ से देख लीजिए। जौना खां लौटते समय तिरहुत पर आक्रमण करता है। हरसिंह देव राजा थे, उड़ीसा में पड़ता है तिरहुत। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, उड़ीसा एक बार मैप रेफर कर लीजिए। तो तिरहुत पर आक्रमण करता है और यहाँ से काफ़ी लूटपाट करता है जौना खां। दूसरा जो अभियान रहता है वो बंगाल का विद्रोह का दमन, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र जो था बुगरा खां, वो उस समय बंगाल में लखनौती पर शासन कर रहा था। तो उसके बाद उसके जो वंशज आते हैं वो उत्तराधिकार के लिए आपस में झगड़ा करते हैं, और इस स्थिति का मौका देख करके जौना खां उस समय होता है किधर,
रास्ते में, और 1324 से 25 ईस्वी में कौन जाता है? गयासुद्दीन तुगलक सेना लेकर के किसके? जफ़र को नेतृत्व सौंपता है सेना का, जफ़र खां को। कहाँ पर? दिल्ली से बंगाल के लिए। मान लीजिए दिल्ली ये है, दिल्ली ये है, और यहाँ से बंगाल के लिए यहाँ पर जाता है। वो गयासुद्दीन तुगलक जफ़र खां के नेतृत्व में आक्रमण करता है बंगाल पर, और वहाँ के विद्रोह जो हो रहा है उत्तराधिकार के लिए उसका दमन कर देता है और वहाँ पर कब्जा कर लेता है लखनौती पर। जोना खां उसी समय निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य बन जाता है। गयासुद्दीन दिल्ली से गया है लखनौती बंगाल में, और ये दक्षिण भारत से जाता है दिल्ली जोना खां, और जो निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य बन जाता है। निज़ामुद्दीन औलिया कौन? एक सूफ़ी संत जिनके बारे में आप जानते होंगे, हज़रत निज़ामुद्दीन के भी नाम से जाना जाता है, जिसके नाम से दिल्ली में रेलवे स्टेशन भी है, हज़रत निज़ामुद्दीन करके। तो कौन था? सूफ़ी संत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, उसका शिष्य बन जाता है। जबकि निज़ामुद्दीन औलिया से संबंध अच्छे नहीं थे इसके गयासुद्दीन तुगलक के, जो जोना खां का पिता था, उसके अच्छे संबंध नहीं थे। ये खबर किसको मिलती है? गयासुद्दीन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक तुरंत बोलता है, निज़ामुद्दीन को धमकी देता है। तो निज़ामुद्दीन उसकी धमकी के सुन करके क्या बोलता है? औलिया ने कहा दिल्ली अभी दूर है। क्यों कहा? क्योंकि निज़ामुद्दीन औलिया ने जोना खां को यह बोला था कि तुम शासक बनोगे, तुम्हारे भाग्य रेखा में सुल्तान बनना है और तुम दिल्ली के शासक बनने वाले हो, सुल्तान बनने वाले हो। लेकिन इसकी खबर पाते ही तभी वो धमकी देता है और बोल देता है दिल्ली अभी दूर है। तो दिल्ली वास्तविक दूर हो गई गयासुद्दीन तुगलक के लिए। बंगाल से जब वो वापस आ रहा था बंगाल विद्रोह का दमन करके, तो अफ़गानपुर में लकड़ी का एक महल बनवाया गया स्वागत के लिए, भव्य स्वागत किया गया गयासुद्दीन तुगलक का, जो तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर था पूर्व में, और कौन? अफ़गानपुर में एक लकड़ी का महल बनवाया गया, जिसमें स्वागत किया गया गयासुद्दीन तुगलक का जोना खां द्वारा। और जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक उसमें प्रवेश करता है और वो लकड़ी का महल गिर जाता है, उसी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है 1325 ईस्वी में। इस प्रकार से गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई 1325 ईस्वी में। और उसका जो पुत्र है, जो निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था कि तुम्हारे भाग्य में सुल्तान बनना है, तो सुल्तान बन जाता है जोना खां, जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है। 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक शासन करता है दिल्ली में। जोना खां पढ़ा लिखा शासक था, योग्य था, कई भाषाओं का इसको ज्ञान था। इसने क्या किया? जिस प्रकार से शासन चल रहा था उसमें कुछ परिवर्तन करेगा। अब ये नया शासक आ गया, पिता तो हट गया, अब ये नया शासक आता है, तो ये किस प्रकार से शासन चलाता है दिल्ली का, किस प्रकार से नीतियों का फेरबदल करता है, कैसे असफल रहता है, तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसने धार्मिक एवं न्यायिक मामले में उलेमाओं का वर्चस्व समाप्त कर दिया। उलेमा कौन होते थे? जो सत्ता से जुड़े हुए लोग थे, मुस्लिम लोग थे, वो सत्ता को चलाना चाहते थे, धार्मिक गुरु हुआ करते थे उलेमा, उनके अनुसार इसने शासन नहीं चलाया। जो धार्मिक एवं न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे, इन्हीं के अनुसार न्यायिक मामले चलते थे, उन उलेमाओं का वर्चस्व इसने समाप्त कर दिया, क्योंकि यह पढ़ा लिखा था। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कर दी। इसने कहा कि मैं तर्क आधारित राज्य को चलाऊँगा, किसी धर्म के आधार पर शासन को नहीं चलाऊँगा। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की, तर्क पर आधारित सिद्धांतों पर शासन चलाने का प्रयत्न किया। इसने कहा जिस पर मुझे कोई तर्क देगा और तर्क काउंटर करेगा, मतलब जिस प्रकार से आप बताइए यह चीज़ सही है, यह गलत है, जो सब लोग मिलकर के डिस्कशन करके जो एक फाइनल डिसीजन होगा, एक फाइनल निर्णय होगा, उस निर्णय से शासन चलाऊँगा। तो तर्क पर आधारित सिद्धांतों पर इसने शासन चलाने का प्रयत्न किया, लेकिन चला नहीं पाया, क्योंकि ये उस नियम को या उस डिसीजन को कार्यान्वित नहीं कर पाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसको हम MBT भी बोल सकते हैं, मोहम्मद से M, बिन से B और तुगलक से T, तो मोहम्मद बिन तुगलक को MBT भी शॉर्ट में बोलने के लिए, क्यों बड़ा नाम है बार बार बोलेंगे तो इसलिए MBT बोलते रहेंगे। MBT ने कुछ प्रयोग किए।
MBT क्या प्रयोग करता है, क्योंकि ये पढ़ा लिखा होने के कारण भी नए नए प्रयोग करता है शासन चलाने के लिए, जो एक दूरगामी सोच थी उस समय के हिसाब से। तो क्या प्रयोग करता है, कर में वृद्धि कर देता है। कर में वृद्धि क्यों करता है इसका भी कारण समझेंगे। सेना बनाता है, बड़ी विशाल सेना बनाता है, तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, लेकिन इस प्रकार से जान लेते हैं। राजधानी स्थानांतरण कर देता है, सांकेतिक मुद्रा चलाता है, जो इस प्रकार से कागज़ के नोट चलते हैं, उस समय इसने टकसाल मतलब सिक्के चलाए थे, लेकिन सांकेतिक मुद्रा थी। खुरासान योजना बनाता है, कराचिल अभियान और कृषि सुधार यह प्रयोग करता है, और ये इसके सारे प्रयोग असफल हो जाते हैं। इसलिए इसको कुछ विद्वान पढ़ा लिखा और मूर्ख शासक भी कहते हैं। कर वृद्धि या फिर राजधानी स्थानांतरण, इनके कारण सभी के एक एक प्रकार से कारण जानेंगे अगले वीडियो में, और कारण जानने के बाद किस प्रकार से ये असफल होता है और भी इसके जो कार्य रहे प्रशासन से संबंधित उनके बारे में जानेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में पढ़ेंगे MBT के बारे में। और इस प्रकार से ये गयासुद्दीन तुगलक का ये कंप्लीट हो जाता है, और किस प्रकार से तुगलक वंश की स्थापना होती है। और एक बार आप समझ गए होंगे, एक बार और पढ़ लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, और समझ में आ जाएगा। और ये बताते रहिए कमेंट करके, सब्सक्राइब करके कि आपको ये वीडियो किस प्रकार से लग रहा है। थैंक यू।